दो पड़ोसी देशों की डिप्लोमेसी में एक मान्यता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और जिस पड़ोसी को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में जानना और अपनी समझ बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और यह बात सही है, घनिष्ठ मित्र रहे हैं, और दोनों देशों की यह मित्रता हजारों वर्षों पुरानी है, जिसके केंद्र में हमारी संस्कृति भी है और हमारा धर्म भी है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और नेपाल के बीच जो नए नए विवाद हुए हैं, वैसा पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ। नेपाल ने पहले भारत के नक्शे पर आपत्ति जताई, फिर अपना नक्शा रिलीज कर दिया। इसके बाद श्री राम के जन्म स्थान और फिर महात्मा बुद्ध को लेकर ऐसे दावे किए जिससे नए विवादों की शुरुआत होती चली गई। ये बातें तब हुई जब भारत और चीन के बीच गलवान में लगातार तनाव बना हुआ था। इससे भारत के लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि भारत और नेपाल की सदियों पुरानी दोस्ती के बीच अब चीन की एक दीवार आकर खड़ी हो गई है। दोनों दोस्तों के रिश्ते में किसी तीसरे देश की वजह से आई समस्याओं को समझने के लिए हम नेपाल की राजधानी काठमांडू गए। वहां हमने भारत और नेपाल संबंधों में वहां के सबसे विवादित दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात की, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी सारे विवादित बयान आ रहे हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से ही आ रहे हैं। इसलिए हमें यह लगा कि केपी शर्मा ओली से सीधे बैठकर, आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें उनके मन में ऐसी कौन सी बात खटक रही है और चीन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया कि वो आजकल बदले बदले से दिखते हैं। इसलिए अब आप इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमने काठमांडू में उनके घर पर रिकॉर्ड किया है, और इस इंटरव्यू के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि ओली के मन में क्या है, और आपके मन में केपी शर्मा ओली को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे या हो सकते हैं, वो सब हमने इस इंटरव्यू में उनसे पूछे हैं। नमस्कार, इस समय हमारे साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, और भारत में और नेपाल में दोनों जगह आम लोगों के बीच में भी भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में लगातार बातचीत होती है, और ख़ास तौर पर भारत के लोग इस समय ज़रूर ये चाहेंगे कि वो ओली जी की बात सुने। तो ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े, ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। इसमें कुछ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम इस सेंटिमेंट में है, और हम चाहते हैं कि हम दो देश, सार्वभौम सत्ता संपन्न देश, सुवरेन देश, दो पड़ोसी देश, दो पड़ोसी मित्र देश जो एक रीजन में रहते हैं, हमारा संबंधों को उसी तरह से जानना चाहिए। ये पुराने ज़माना नहीं है, ये कॉलोनियल एरा नहीं है, ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है,
एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। दूसरा, हाँ डिबेट हो रहा है, डिबेट चलता है, डिबेट ही सत्य को बाहर लाता है। वादे वादे जायते तत्वबोध, बहस ना करें तब सत्य को पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ट्रेडिशन भी है, जब दुनिया अंधकार में थी, त्रेता युग में जनकपुर में यज्ञवल्क्य, गार्गी, अष्टवक्र वगैरह बहुत सारे ऋषियाँ और विदुषियाँ शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में, जीवन जगत के बारे में विवादें करते थे। तब दर्शन का अभ्युदय हुआ। दर्शन यहीं से पैदा हुआ था ना। हालांकि यूरोपियन सब दर्शन का, साइंस का उद्गम अरस्तु से मानते हैं। अरस्तु तो ईसा पूर्व 600 साल के, उससे कई साल पूर्व, उसके 1500 साल पूर्व यहाँ दर्शन के बारे में छलफल होता था, विचार विमर्श होता था। इसलिए बहस होना अच्छा है, बहस स्वस्थ होना चाहिए और सत्य को पता लगाने के मकसद से होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटे उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। हर प्रेसिडेंट के साथ उनका बराबरी का रिश्ता होगा, प्राइम मिनिस्टर का बराबरी का रिश्ता होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के वजह से हिसाब से। इसमें मोदी जी को कोई एतराज़ नहीं है। मोदी जी बराबरी की हैसियत से संबंध बनाने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। मगर मेरे बातों को लेकर कि मोदी जी का बराबरी का प्राइम मिनिस्टर हूँ बोला, इसको बुरा मानने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं क्या करूं? मैं हर आदमी के उनके बातों के पीछे तो नहीं जा सकता। मैं देशों का बात कर रहा हूं, व्यक्ति का बात नहीं। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस समय। तो दोनों देशों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ रहेंगे, तो आपको भी कभी ये एक डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट होता है दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनाकर चलने का? एक चीज़ है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। ये आकार में, जनसंख्या में, डेवलपमेंट में आगे हैं दोनों। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम अगर प्रोडक्शन कर पाए तो ये बड़े मार्केट्स हैं। अब प्रोडक्शन नहीं कर पाए तो उनका उत्पादन हमको कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम चाहते हैं जो हमारा
असमानता है वो इस चीज़ पर है, व्यापार में असमानता है, प्रोडक्शन में असमानता है, असंतुलन है। इस असंतुलन को मिटाना चाहिए। दो फर्क पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑल्सो, इसमें भी कुछ भिन्नताएं हैं। ऐसे पड़ोसियों के बीच में हम हैं और हम बिल्कुल संतुलित संबंध दोनों से रखना चाहते हैं। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं खेलेंगे। ये खेलने से किसी का भी भलाई नहीं होगा। आप से हम कुछ बात करेंगे, कार्ड प्ले करेंगे, दूसरा से कार्ड प्ले करेंगे, तीसरा दिन पता चल जाएगा। इसलिए ये कार्ड प्ले करने का और छकाने का तरीका बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हम इस शैली में नहीं जाएंगे। जी, लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन LAC का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने जो 8वां एडिशन छपवाया, ये ठीक नहीं हुआ, ये हमने बोला, उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। अब गलवान से हमारा क्या लेना देना है? आप नक्शा छपवाते हैं उसी वक्त, तो हमको लिखना पड़ा कि ये नहीं करना चाहिए था जी। और फिर रास्ता बनवाया गया हमारे टेरिटरी पर और इनागुरेशन किया गया, उद्घाटन। हमने फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखा, रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया जाए, ये ठीक नहीं हुआ। गलवान से क्या लेना देना है? वहाँ उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का, गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? अच्छा, आपको लगा कि अब बताइए जी, गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? और दूसरे देशों का पॉलिटिक्स, किसी का साइड लेने का पॉलिटिक्स हमारा पॉलिटिक्स नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता का हमारा नीति है। हम दोनों पड़ोसियों के बीच तटस्थ रहेंगे। वार्ता नहीं हो रहा है तो हम वार्ता शुरू कराने का कोशिश करेंगे। दोनों मित्र हैं, हम प्रेसिडेंट शी से भी बात कर सकते हैं, ली खशियांग से भी बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, वैसे ही मोदी जी से भी बात कर सकते हैं। दोनों तरफ हमारे मित्र हैं। हम दोनों मित्र के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाने में और संबंधों को, ऐसा ही तो कहते हैं सबसे बड़ा ताकत क्या है? मित्रता। आपको ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता
कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, ऑफ कोर्स। पर वो कैसे होगा? हम दोनों और बात करेंगे कि आप लोग बातचीत पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे लगभग समवयस्क साथी सब हैं। 1-1.5 साल कोई बड़ा होगा, 1-1.5 साल कोई छोटा होगा, समवयस्क हैं। लंबे समय से हम पॉलिटिक्स में हैं सब। बिल्कुल। इसलिए हम साथी जैसे ही हैं ही नहीं, हम साथी ही हैं। पर ये सब तो तब होगा जब आप सरकार में बने रहेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, आपकी दोबारा से वापसी होगी या इस बार कोई और आएगा? हाँ, आपकी प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी इस बार मेजॉरिटी लाएगी, मुझे उम्मीद है। एकदम कमज़ोर हालत हुआ तो भी मेजर पार्टी हम ही होंगे, और इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट को लीड हमें ही करना पड़ेगा शायद। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सब साथियों को कि इलेक्शन के बाद नेपाल भारत संबंध को और ऊंचाई में पहुंचाने के लिए हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मैं जो सेंटिमेंट की बात कर रहा था, और हम क्योंकि क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो भारत में लोगों को ये लग रहा था कि अगर नेपाल एक एम्पायर है और भारत और चाइना मैच खेल रहे हैं, तो ये जो एम्पायर है ये बार बार भारत के खिलाड़ियों को ही ज़्यादा आउट दे रहा है, भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा जल्दी उंगली उठा देता है, और चीन के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है, ये एक इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी के बीच में सौहार्द संबंध, प्रॉब्लम रहित, समस्या रहित संबंध चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ कहते हैं और उसमें से आधा हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़ेंगे तो मैदान का नुकसान तो होगा। टू जॉइंट नेबर्स, ये बड़े पड़ोसी लड़ने लगे तो उसका नकारात्मक असर तो हमको पड़ेगा ही। इसलिए हम चाहते हैं कि अब एशिया का ज़माना है, अपने खुद को विकास करना चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, दूसरा का मैन पावर, दूसरा का रिसोर्स, दूसरा का प्रॉपर्टी लूट कर धन कमाना। ये था कल का विकास का मॉडल। आज का विकास का मॉडल है खुद को करना होगा विकास के काम। खुद को करने के लिए शांति चाहिए, मित्रता चाहिए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, कोई तनाव रहित वातावरण होना चाहिए। तभी विकास को तीव्रता दे सकते हैं, हम गति दे सकते हैं। इसलिए अपने देश के अंदर में हो या पड़ोस में हो, पड़ोसी से हो या अपने अंदर हो, शांति हो तो हम विकास को गति दे सकते हैं। शांति नहीं है तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अननेसेसरीली विकास का जो प्रयास है और विकास के जो रिसोर्स हैं उसको शांति मेंटेन करने के ओर हमको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे लिए, हमारे विकास के प्रयासों के लिए नुकसानदायी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी में अच्छा संबंध हो, विश्वास का वातावरण हो, भरोसा योग्य मित्र बने, कि एक अर्का पर संदेह हो, हम आप मित्र हैं मगर संदेह है आपके ऊपर, साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा,
मित्र के नाम में बड़ा बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो चीन या भारत? नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता की नीति के साथ किसी का पक्ष नहीं लेना, फिलहाल ये अच्छा नहीं लग सकता है। फिलहाल हमारा साइड क्यों नहीं लिया, हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला, हाँ ताकत लगाओ, हमको क्यों नहीं बोला, वोटिंग क्यों नहीं किया, ये हो सकता है फिलहाल के लिए। मगर अगर आप उसका दीर्घकाल का नतीजा देखें तो हमारा न्यूट्रलिटी, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा ज़मीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। सबके लिए ये एक प्रतिरक्षा वाल हो गया ना जी। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी आराम से अपने अपने विकास के काम में लगे, परस्पर में सहयोग करें, अपने रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, अपने अपने डेवलप टेक्नोलॉजी शेयर करें। और ये ज़माना है एशिया का, अब ज़माना है एशिया का, जहाँ से वास्तव में सिविलाइजेशन शुरू हुआ। और ये जो हमारे दो पड़ोसी महान देश हैं, इनका गौरवपूर्ण इतिहास है, इनका भूगोल, इनका सिविलाइजेशन, इनका पॉपुलेशन, इनका हिस्ट्री ग्लोरियस है। मगर यहाँ के शासकों की कमियाँ और ख़ासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरू में जो विकास हुआ वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इंजन बना हमारे खिलाफ, स्टीमर बने हमारे खिलाफ, वेपन्स बने हमारे खिलाफ। ये तो टेक्नोलॉजी का विकास था, दुनिया के मानव जाति के लिए होना चाहिए था, हम भी साथ ही साथ आगे बढ़ते। मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, विज्ञान प्रविधि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसलिए भारत जैसा देश क्या कमी था कि गरीब रहा, हिमालय से हिंद महासागर तक क्या कमी था, हिमालय से चमोलंगमा से पैसिफिक तक क्या कमी था चीन में? क्या पॉपुलेशन नहीं था काम करने के लिए? ओल्ड एज पॉपुलेशन था? ऐसा नहीं था। यंग पॉपुलेशन, जवान जनसंख्या, जनसांख्यिक लाभ दोनों को था। क्यों? इसलिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो इनके खिलाफ प्रयोग किया गया। और दूसरे पड़ोस के ऐसे ही हमारे यहाँ हम तो उपनिवेश कभी नहीं बने, मगर उपनिवेश नहीं बने, गरीब तो बन गए। गरीब तो रहना ही पड़ा हमको, क्योंकि उसका जो असर है वो तो हमको भी पड़ा। इसलिए अब वो ज़माना गया। मैं अभी काठमांडू में जब घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो एकदम ऐसा लगा जैसे भारत में ही हूँ। ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं बाहर किसी दूसरे देश में है। कल्चर, संस्कार, सब कुछ भारत जैसा है। भाषा, और भारत में तो कहते ही हैं कि रोटी और बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। आपको ऐसा लगता है कभी कि यह रिश्ता आपका कभी चीन के साथ भी हो सकता है? ये जो भारत के साथ जो विशेष रिश्ता है, स्पेशल है, ये कभी चीन के साथ भी हो सकता है? चीन के साथ भी कभी आपके पोरस बॉर्डर्स हो सकते हैं कि कोई भी नेपाली जाके कभी भी चीन में काम कर पाए, कभी भी जाके चीन में शादी कर ले। चीन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, उसके पास पैसा हो सकता है, बट आपको कभी ऐसा लगता है भविष्य में चीन के साथ भी ऐसे आपके संबंध हों, या ये भारत के साथ ही संभवता हो? जो एक बार हो गया वो हो गया, शायद आज वैसा भी ना हो पाता। देखिए, मैंने इससे पहले का इंटरव्यू में बोला कि मैं
नेपाल के बारे में ही बोल नहीं रहा हूँ। जब मैं हमारे सभ्यता का, हमारे इतिहास का बात करता हूँ, हमारे पूर्वजों का बात करता हूँ, हमारे ऋषियों का बात करता हूँ, संतों का बात करता हूँ, तो हम उत्तराखंड, ये हिमवत खंड का बात करता हूँ। हिमवत खंड दुनिया का ऐसा जगह है, ये प्रकृति का अनुपम सौंदर्य ही नहीं, ये खनिजों का खानी भी है। यहाँ का हवा पानी ऐसा है कि यहाँ के लोग ऋषि महर्षि विद्वान बन जाएंगे। मैंने कहा कुछ पहले भी कि हमारे यहाँ 3000 साल से पहले शल्य क्रिया, चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ था। चिकित्सा शास्त्र का इसका प्रमाण है अभी भी चरक संहिता में हम देख सकते हैं। हम शल्य क्रिया का विकास देख सकते हैं सुश्रुत संहिता में 3000 साल से पहले। बाकी दुनिया तो अंधकार में था। हमारे यहाँ 9 ग्रह का अवस्थिति और उनका गति, नक्षत्रों का, ग्रहों का अवस्थिति, 12 राशि हमारे पूर्वजों ने बांटा है। सारा अंतरिक्ष को बांट दिए 12 भागों में, राशियों में। और कितने नक्षत्र हैं, कितने क्या हैं, कितने क्या हैं, ग्रह कितना है, उपग्रह कितने हैं। और मैंने कहा कि न्यूटन ने नहीं, न्यूटन से 500 साल पहले, 500 साल पहले कम से कम 16वीं शताब्दी का न्यूटन हुए कि 12वीं शताब्दी में 1150 में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता लगाया था और कैसे वृक्ष से फल जमीन पर गिरते हैं, क्यों, जिसको देखकर गैलीलियो चकमा गए थे। न्यूटन वगैरह को बहुत खोज करना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो नॉलेज था वो विस्तार का अवसर नहीं मिला, उसको रोका गया। नालंदा क्यों जलाया गया था आपको पता है? नालंदा जलाया गया इसलिए एक सम्राट ने बीमार होने से बोला कि हमको बीमार से छुटकारा पाना है, मगर तुम्हारा औषधि हम नहीं लेंगे, धर्म के हिसाब से हम नहीं लेंगे तुम्हारा औषधि, हमको ठीक करना है आपको। तो नालंदा के ऋषियों ने, मतलब प्रोफेसरों ने आइडिया लगाया कि उनको एक मोटा सा किताब दे दी और कहे कि इसके पाने उल्टाते रहो, पाने उलटते रहो, उलटते रहो। 2-4 रोज पाने उलटते रहे, ठीक हो गए। आश्चर्य से उनसे पूछा कि हम कैसे ठीक हो गए, क्या राज है? तो उन्होंने बताया कि आपको पाने पलटाते वक्त ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि पाने ऐसे नहीं पलटते, उसको कुछ ऐसा गिला करना होता है। तो आप उंगली जीभ पर ले जा रहे थे पटक पटक और पाने पलटा रहे थे। वो पाने में औषधि लगाया गया था, तो वो औषधि ऐसे करके आप ले रहे थे, उससे कुछ दिन में आपको ठीक कर दिया। तो इतना डेवलप है, ये तो खतरनाक बात हुआ। हमारा धर्म कैसे आगे जाएगा? इसको तो नष्ट करना पड़ेगा, आग लगा दो इसको। 9 लाख पुस्तकें वहाँ लाइब्रेरी में महीनों तक आग बुझी नहीं थी वहाँ। 4 साल तक। मतलब हमारे पूर्वज तब भी ऐसे थे और हमारा मेडिसिन ऐसा इफेक्टिव था। वो धरती का हम बात कर रहे हैं, धरती का इस भूखंड का बात कर रहे हैं
जिसको हमें समझना चाहिए। और आपने जो पूछा, इन सब बातों से उलझना हमें नहीं चाहिए। ये उलझने की बात है। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और ब्रॉड माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना, कहाँ पर छिद्र है हमको देखना नहीं है, छिद्र में उंगली डालकर बढ़ाना नहीं है, छिद्र हमको ढूंढना नहीं है, अगर सामने आया निपटाना है, आगे बढ़ना है। तरीका हमारा ये होना चाहिए। इसलिए हम भारतीय भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कोई असमझदारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दो पड़ोसी देश हैं, आकार में छोटे बड़े हैं, मगर राष्ट्र की हैसियत से बराबर है। और इस समता के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जब हम आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आप एक प्रधानमंत्री तो हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, एक दर्शन का प्रोफेसर भी है। और हाल के दिनों में आपने जितने लॉजिक्स निकाले, चाहे वो काला पानी, वो भी आपने हिस्ट्री में से निकाला, वो पूरा नक्शे की बात। रामायण के बारे में आपने कहा, वो भी आपने पूरा माइथोलॉजी से और हिस्ट्री से ही निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें आप आजकल निकाल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं या सरकार है, उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री, एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर जेएनयू कुछ ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा तो भी ठीक होगा कि हम, हाँ, भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, मगर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उनके विचारों का, उनका खोज का, उनके अनुसंधान का, और जो हमारे ग्रंथें हैं, हमारे रचनाएं हैं पूर्वजों के और आविष्कार हैं। हमारे पूर्वज ऐसे इनोवेटिव थे और ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने कोई ऐसा पौधे का, पेड़ों का पत्ता नहीं छोड़ा होगा जिसको सिखा नहीं किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि भारत में 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, एक नया अलग माहौल बना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में आप भी वही नेपाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को उसका प्राइड याद दिलाना चाहिए, उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना डालनी चाहिए, जो भारत पश्चिमी देशों के साथ कर रहा है, जो भारत चीन के साथ कर रहा है इस समय, कि हमें भी बराबरी का दर्जा चाहिए, वही आप नेपाल के साथ कर रहे हैं? और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले नज़र आपकी भारत पर ही पड़ गई। बात ऐसा है, आज का ज़माना ही, मैंने शुरू में ही कहा, ये औपनिवेशिकता का ज़माना नहीं है, उपनिवेशवाद का ज़माना नहीं है। कॉलोनियलिज्म का एक ज़माना था, अब वो समाप्त हो गया। उसके अवशेषों को हमें समाप्त करना है, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के, और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है, वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में, चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोशी के किनार में लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। ये तपस्या ही करते थे नहीं, ये तपोभूमि तो है। तपोभूमि क्यों? ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है। ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने के वस्तुएं हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के, जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना,
वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं, प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और ये कंसेप्ट, जैसे आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए, और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। इसका मतलब 4200 साल से इधर का हिस्ट्री है ये। इसका मतलब मेसोपोटामिया से यहाँ तक आने में, आप फैजाबाद तक कहेंगे जी, हम अयोध्यापुरी तक कहेंगे, आप यहाँ तक कहेंगे जी, अयोध्यापुरी तक कहेंगे। इसमें फिर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए, पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है, उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है, एक भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहाँ हजारों राज थे, तब भारतवर्ष का कहला जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे, और ये तो यूनिफाइड भारत। दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था तब। जिसने समेटा और खदेड़ दिया। हाँ, इसलिए कभी था ही नहीं भारतवर्ष। भारतवर्ष एक हिमवत खंड का, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, बर्मा तक का भूमि, उत्तराखंड के हिमवत खंड, ये हिमवत खंड के अंदर भारतवर्ष था। साउथ एशिया, साउथ एशिया को भारतवर्ष कहा जाता था। इसको नामकरण इसलिए रीजन को, मगर कई राज थे। अभी जैसा 7-8 देश नहीं, तब हजारों देश थे। आपको पता है 556 देश राजे रजौटे थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए। बिल्कुल थे, और सरदार पटेल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत बात तक, आप जानते हैं, पंजाब का अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, सब। बंगाल का बंगाली,
उसका डिश, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसके वाद्य वादन, ये सब ये अलग अलग है, अलग अलग थे। ये अब एक भारत बन गया। हमारे यहाँ 123 से ज़्यादा, 125 जात जाति और भाषाभाषी है। उतने ही भाषा हम बोलते हैं। ये हमारा एक देश है जी। पहले यूरोप का और हमारा बनावट अलग अलग है। यूरोप एक भूमि, एक भाषा, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमारा डाइवर्सिफाइड है, विविधता युक्त है जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो फिर भारत और नेपाल का ये जो कल्चरल अलाइनमेंट है, पुराने जो चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, ये कैसे बना रहे इस समय, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? और जो हाल की ये जो विवाद हुए हैं, ये आपके हिसाब से कैसे सुलझ सकते हैं ताकि वही पुराना ज़माना लौट आए? क्योंकि देखिए, उधर चीन भी बहुत विस्तारवादी सोच वाला देश बन रहा है, तो आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, चीन के बारे में इंडिया का रीडिंग, फीलिंग एक हो सकता है। आपने हमसे उस पर सहमति असहमति कुछ ढूंढा भी नहीं और हमको बताना भी जरूरी नहीं है। नहीं, आप भारत के पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं हैं? जब भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत से कई भाषाएं हमारा मिलता जुलता है। जैसा अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल। हाँ, टूटी फूटी हिंदी, ये पढ़ा हुआ हिंदी नहीं है, ऐसा ही बोल लिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं, नेपाली भी नहीं समझते। कई भाषा भाषिकाएँ हैं। और एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएँ हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर के गाछी में, उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूँ खाते हैं। इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका? इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। नक्शा हम आपको हेरना होगा, देखना होगा कि असलियत क्या है। अब इसमें हमको ये चाहिए कि हम दरअसल सच्चाई को कबूल करें, तथ्यों को मानें और फीलिंग को समझें। ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है। इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जब जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा। हाँ, ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज़्यादा व्यवहार नहीं करते। किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा हुआ, किसी ने ऑक्युपाई किया तो अच्छा नहीं हुआ। किसी ने कुछ गलत किया तो वो भी ठीक है, किसी ने गलत किया तो सचमुच गलत है। ये हमारा इंसाफ नहीं है। हम हर किसी के साथ समान व्यवहार करेंगे, हर किसी के साथ।
ओली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने जो हिंदी में हमसे बात की है, भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी बात सुनेंगे और उन्हें आपका जो व्यू पॉइंट है वो उनको पता चलेगा। आपका